सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है सर क्लास भी सारे अटेंड कर रहे हैं, बोले ठीक है सर टीचर को ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हैं, बोले ठीक है सर सवाल नहीं बनते। तो 50%, 50, 52, 53% पे मार्क्स जितने आते हैं उस पे तू रैंक चेक करके देख लेना, तेरी रैंक 1000, 1500 के बीच में तेरी रैंक आ जाएगी, मतलब शानदार कॉलेज मिल जाएगा तुझे। अरे भाई मॉड्यूल में अगर तू 90% सॉल्व कर ले रहा है तो इसका मतलब जे एडवांस में भी तू 90% सॉल्व कर लेगा तो तेरी रैंक टॉप 10 के अंदर आ जाएगी तेरी रैंक। आप जहां पढ़ रहे हैं, जिन सर से पढ़ रहे हैं, आप अपने सर की बातों पर ब्लाइंडली भरोसा करके उस वक्त जो सर बोले आप वो चीज फॉलो करते चले जाना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बच्चों को डाइवर्ट कर देती है पढ़ने से। पेशेंस बना के रखना है बेटा और टिके रहना है। 10 में से 4 सवाल बने, 10 में से 6 सवाल बने, दोनों में खुश रहो, मोटिवेटेड रहो। जो सवाल नहीं बने उन सवालों से सीखने की कोशिश करें और लाइफ में और चैप्टर्स में और फिजिक्स में आगे बढ़ते रहें। हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो भैया आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को अक्सर फेस करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर द 11th क्लास का बच्चा जो 10th क्लास से पास होकर 11th क्लास में जेईई एडवांस की, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने जाता है। उसको अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें पहली है सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है सर क्लास भी सारे अटेंड कर रहे हैं, बोले ठीक है सर टीचर को ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हैं, बोले ठीक है सर सवाल नहीं बनते, ठीक है बोले सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं बनते सर। तो आज हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, हम ये पूरी कोशिश करेंगे जानने के बारे में कि वह कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से सवाल नहीं बनते हैं और उनका समाधान क्या है। क्या हम ऐसा करें कि आपके सवाल पहले के मुकाबले और ज्यादा बन सके। क्लियर है? ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई देख, सवाल नहीं बनते से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने % सवाल नहीं बनते। मतलब ये क्या कह दिया आपने? मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया कि सवाल नहीं बनते से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने % सवाल नहीं बनते। भाई ये बता कितने नहीं बनते। मतलब आप में से हो सकता है ऐसे बच्चे भी जिनको अगर मैं 10 सवाल दूं तो 10 में से 7 सवाल वो कर ले। अब 7 सवाल तूने कर लिए और 3 सवाल तू नहीं कर पाया। अब तू उस 3 सवाल को लेकर बैठकर रोना शुरू कर दे, मुझसे तो सवाल नहीं बनते, मुझसे तो सवाल नहीं बनते, मुझसे ये 3 सवाल नहीं बने। अरे भाई आप यहां पर जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये जो एग्जामिनेशन जिसके प्रिपरेशन आप करने जा रहे हो इसकी साइकोलॉजी समझो। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने मोस्ट ऑफ द बच्चों के अंदर फेस की है वो ये है, भाई तूने 10th क्लास दिया था? हाँ सर मैं 10th क्लास दिया था। ठीक, बढ़िया बढ़िया परसेंटेज आई थी तुम्हारी 10th में, नीचे कमेंट में करके जरूर टाइप करना सर मेरी इतनी % आई थी। ठीक, अब 10th में तुमने बड़ा अच्छा फोड़ा था, किसी की 80%, मेरी 80 थी। खैर 80% वालों को फोड़ना नहीं बोलते, मैं भी मानता हूं, ठीक, लेकिन किसी की 80%, किसी की 90%, 95%, 98%, 99%, 93%, 89%, इतना अच्छे परसेंटेज लेके आप लोगों ने 11th में एंट्री दी। बोले ठीक है। अब शायद आपकी भी या आपके पेरेंट्स की भी, मैं दोनों को बोलूंगा, आपकी भी आपके पेरेंट्स की भी शायद आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सर जैसे हमारे 10th में मार्क्स आए थे बिल्कुल वैसे ही मार्क्स एज इट इज हमारे यहां पर भी आ जाए। ठीक, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन ही अलग है। यहां पर बेटा तूने 50% कर लिया ना जेईई एडवांस में तो तेरी 1000 के आसपास तेरी रैंक आ जाएगी, 1000 के आसपास। तू चेक करके देख लेना, कोई सा भी जेईई एडवांस का तू रिजल्ट चेक करके देख लेना, अभी गूगल पे जाके चेक कर लेना अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो। तू 50%, 50, 52, 53% पे मार्क्स जितने आते हैं उस पे तू रैंक चेक करके देख लेना, तेरी रैंक 1000, 1500 के बीच में तेरी रैंक आ जाएगी, मतलब शानदार कॉलेज मिल जाएगा तुझे। अब तू उम्मीद लगा के बैठा है कि सर मैं तो लेके आऊंगा उतनी, मैं तो इतने सवाल करूंगा जितने सवाल जो हमारे 10th क्लास में बनते थे। 10th में तो मेरे 98 आई थी तो यहां भी 98 आना चाहिए। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल यार, क्या बात कर रहा है तू। ठीक, तो आज हम इसी तरह की चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कितने % सवाल बनना जरूरी है जिससे तू ये आइडिया लगा ले कि तेरी प्रिपरेशन सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये मेरा पर्सनल डाटा है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने यहां पे लिख दिया है समय बचाने के लिए। क्या कि सर अगर आप बात करो जेईई एडवांस की, ठीक, तो जेईई एडवांस में जेईई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि बेटा काफी सारे बच्चे आई होप यहां पर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हो गए हैं या हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हमारा जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनाया हुआ है या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो भी बनाया गया है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि तेरे को किसी ना किसी दिन तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेना है, तो वो उसी हिसाब से बनाया गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन भी उसी प्रोपोर्शन में बनने चाहिए। अब नारी मेरी बात, जैसे मैं कोई कह दूं भाई जेईई एडवांस है तो जेईई एडवांस में 40% पे सिलेक्शन हो जाता है भाई, 40% पे तेरा सिलेक्शन शॉर्ट है, 50% पे तेरी बढ़िया धांसू रैंक आ जाएगी, 50 से ऊपर जितना जाएगा उतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मॉड्यूल पे भी वही रेशियो होना चाहिए तेरा।
ठीक, तो ये मत सोच कि भाई साहब मॉड्यूल से मैं 90% सॉल्व कर लूंगा। अरे भाई मॉड्यूल में अगर तू 90% सॉल्व कर ले रहा है तो इसका मतलब जे एडवांस में भी तू 90% सॉल्व कर लेगा तो तेरी रैंक 50 के अंदर आ जाएगी, 50 नहीं 10 के टॉप 10 के अंदर आ जाएगी तेरी रैंक। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, तो ये एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी तेरे को समझनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली बात ये है क्या कि अगर तेरा 10% से कम मार्क्स बनने जी एडवांस के लिए तो यस इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, मेहनत करो खूब अच्छे से, चीजें को एक एक बेसिक चीजों को ध्यान से पढ़ो, किस तरीके से सर आपको जो है चीजें चैप्टर उठाते हैं, किस तरीके से टॉपिक्स उठाते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, इस पे अच्छे से फोकस करो बेटा। और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आई थिंक यहां पर निकल के आते हैं जिनकी 10 से 30% के बीच में क्वेश्चंस बनने जी एडवांस एक्सरसाइजेस के, दैट मींस यू आर ओके। मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा, यू आर ओके। अभी आप रेस से बाहर नहीं हुए हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, लास्ट तक बेटा टिके रहोगे तो बड़ी आसानी से फोड़ा फाड़ी आप मचा दोगे। वर्क हार्ड, मेहनत करते रहो। यस देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आप मेहनत करते रहोगे टिल द लास्ट, तो लास्ट में जाके जब आपको रिवीजन के लिए वक्त मिलेगा तब आप अच्छा खासा जो है स्कोर करके जी एडवांस में सेलेक्ट हो सकते हो बोल रहा हूं मैं, गारंटी नहीं बोल रहा हूं यहां पर मैं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 30% और 60% सॉल्व कर लेते हैं खुद से, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, वो बहुत ही शानदार जा रहे हैं। बेटा ऐसे ही जाना, इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, जैसे जैसे आपके सर बोले वैसे ही करते जाना। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो है पर्स जो रैंक आने वाली है तकरीबन 1000 से 4000 के बीच में, आप डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाओगे। उसके अंदर भी आ सकते हो, डिपेंड्स कि आप जे एडवांस के एग्जामिनेशन तक कितनी मेहनत करते हो। यहां पे सारा खेल बेटा टिके रहने का है, लास्ट तक टिके रहोगे बढ़िया रैंक निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है आप में कुछ बच्चे ऐसे हो जो 60% से ज्यादा क्वेश्चंस अपने से सॉल्व कर लेते हो जे एडवांस की एक्सरसाइज के, या मॉड्यूल में जो जी एडवांस लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। तो इन दैट केस आप बहुत ही शानदार जा रहे हो, ऐसे ही जाते रहो। 100% तो यहां पॉसिबल है ही नहीं, यकीन नहीं होता भैया चेक करके देख लेना, जितने टॉप 100 में आए हुए बच्चे हैं उनकी भी आज तक कभी 100% नहीं आई है। ठीक, अब थोड़ा जेमेंस का लेवल डाउन होता है, ऑल दो पिछले 2-3 सालों में जेमेंस का लेवल 4 सालों में बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन हम बहुत ज्यादा गिर गया है कि हिसाब से आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके सर करा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते, कभी पेपर का लेवल कभी एकदम से राइज भी कर सकता है, कभी डाउन भी हो सकता है। आप तो फिजिक्स ही तरीके से पढ़ो, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मैंने लिया है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डाटा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे ठीक लगता है कि अगर जेईई मेंस में 10 में से 2 सवाल से भी नहीं बन रहे हैं आपके, 10 में से 2 भी नहीं बन रहे हैं आपके, या 2 से कम बन रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक है बेटा, मेहनत नहीं कर रहे हो। और अगर आपकी 20 से 25% बने, इट्स ओके, आप मेहनत करो और मेहनत करो। 20 से 25% अगर आप क्वेश्चन, 20 से 35% क्वेश्चन आप बना रहे हो तो और मेहनत करो। और अगर आपके 35 से 70 के बीच में 35% से 70% के बीच में आपके क्वेश्चन बनने हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा जा रहे हो, मतलब 10 में से 7 सवाल आप कर ले रहे हो, दैट इज ओके, बहुत ही शानदार है। और मेहनत करो ऊपर बढ़ाने की। लेकिन यहां पे ऐसे बच्चे भी होंगे जो 70 से 90% बच्चे स्कोर कर लेते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में भी और यहां पर लाइव क्लास और जो है ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे काफी सारे बच्चों को जानता हूं जिनका स्कोर 70%, 80%, 90%, 100% तक चला जाता है। इसका मतलब वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार अपनी मेहनत को करते रहें। तो ये तो हुआ मेरे भाई ये कि कितने परसेंट हमारे बनने चाहिए। अगर आप यहां से लेके इस जोन में हैं और यहां से लेके मेरे भाई इस जोन में हैं, तो बेटा बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने ऊपर भरोसा रखें, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें और बढ़िया तरीके से फोड़ा फाड़ी मचाएं। यकीन कर, अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जाएगा, डेफिनेटली तेरे मार्क्स और तेरा कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि सर वो क्या वजह है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जिसमें सबसे पहले लैक ऑफ प्रैक्टिस। मतलब सर एक चैप्टर है, अभी पढ़ा, सर ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, खत्म, किताब तेरी बंद हो गई। नेक्स्ट डे जब वो लेक्चर आया तो उसी दिन आपकी क्लास बुक जो कॉपी है वो ओपन हुई। आपने घर पे जाकर उसके साथ वक्त बिताया नहीं, आपने उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया ही नहीं, आपने रफ कॉपी पे उन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से खुद के साथ कभी सॉल्व नहीं किया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप प्रैक्टिस कम करते हो, क्लास में ही आपकी कॉपी बंद होती है, क्लास में ही आके खुलती है। तो ऐसा करेगा तो यार जाहिर सी बात है तू मेहनत तो कर नहीं रहा ना, और जब मेहनत नहीं कर रहा तो सवाल तो नहीं बनेंगे। दूसरी जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में देखी जाती है कि रेगुलरिटीज इन द क्लास। बच्चा क्या करता है, एक दिन क्लास देखी, एक दिन क्लास करी, स्पेशली फॉर द ऑनलाइन क्लास, 2 दिन क्लास नहीं करी उसने, तीसरे दिन फिर वो आ गया क्लास में। अब वो सोच रहा है कि यार 2 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, चलो मैं इसको जल्दी जल्दी 2x पे देख लेता हूं, 3x पे देख लेता हूं। फिर उसने जल्दी लेक्चर देख लिए और दिमाग में पकड़ी खिचड़ी का मतलब समझ रहा, सारे कंसेप्ट मिक्स हो गए, इधर के इधर हो गए, इधर के इधर हो गए। फिर वो गया चौथे लेक्चर में, साला कुछ समझ में ना आया, चल गया रहा यार, है ये तो यहां पढ़ा था, ये तो यहां पढ़ा था, वो तो कंफ्यूज हो गया, वो तो डेफिनेशन में ही उलझ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तो सब बोलूं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो पता चला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। सर कभी तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, कभी कहते थे स्पीड को डिफरेंशिएट कर दो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, कभी कहते थे एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको टेंजेंशियल।
समझ रहा है मेरी बात? तीनों बातें मैं एक ही बोल रहा हूं, लेकिन तूने इस आर्टिकल के साथ वक्त नहीं बिताया जितना वक्त बिताना चाहिए था तेरे को। तू बहुत जल्दबाजी में तूने लेक्चर स्किप किए और जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में पढ़ पढ़ के तू आगे निकल गया, तो ये प्रॉब्लम तो तेरे को आनी ही आनी है। नेक्स्ट, उसके बाद अगला, कंटिन्यूसली स्टडी फॉर द मेनी आवर्स। ये पॉइंट्स मैंने पर्सनली फील किया है बच्चों के अंदर कि कभी कभी ऐसा होता है कि तू 7-8-9 घंटे तक लगातार पढ़ रहा है, ठीक, सुबह, क्योंकि अलग अलग बच्चे का स्केड्यूल अलग अलग होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा स्केड्यूल फॉलो कर, अभी के लिए जो तुझे अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर, पढ़ाई तेरी होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नोटिस किया कि कोई बच्चा है बेचारा, उसने सुबह से 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक, और जब 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया वो 1 बजे तक पढ़ा, ठीक है भाई साहब, 1 बजे तक पढ़ा, 1 बजे उसने खाना खाया, ठीक है, 5, 10, 15, 20 मिनट वो इधर उधर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ या बात कर ली मम्मी पापा से, और 2 बजे वो पढ़ने फिर बैठ गया, बोले ठीक है, और शाम के 6 बजे तक लगातार वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद 6-7 बजे उसने फिर सपोज फिजिक्स उठा ली, अब वो सवाल करने जा रहा है। तो भाई तुझसे क्या यार, वो तो किसी से भी सवाल नहीं बनेंगे। कंटिन्यूअसली तू 10 घंटे तक मेहनत कर रहा है, तेरा दिमाग थक चुका है, तो ये तो सबके साथ होता है मेरे भाई, मेरे साथ भी होता है। ये मेरे बैच के बच्चे भी जानते हैं कि कभी कभी जब मैं मेंटली बहुत थक जाता हूं, सुबह से शाम तक सपोज मैं क्लास ले रहा हूं और शाम को अगर मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे भी एक सवाल को 2-2 बार पढ़ना पड़ता है। ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। मेरी जगह और भी टीचर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं 10, 12, 13 घंटे तक काम कर रहे होते हैं। तो भाई इंसान ही तो है हम, तो इंसान है तो दिमाग थोड़ा सा तो टायर्ड होगा ना। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चला एक सवाल को एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा समझ में आ गया, लेकिन सॉल्व किया तो पता चला टाटा ही गलत पुट कर दिया, मास दे रखा 3 किलोग्राम, हमने पुट कर दिया 6 किलोग्राम, और लास्ट तक आंसर आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भाई साहब यहां पर जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इन दैट केस मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर ऐसा केस है तो थोड़ा सा जो है, पहली बात तो पैनिक मत हो, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी बैठो तो थोड़ा सा फ्रेश माइंड से बैठो, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आप फ्रेश माइंड के साथ देते हो, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोलने वाला हूं मैं, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सच में टाइम टेकिंग है, स्पेशली तुम्हारे लिए 11th क्लास के बच्चे के लिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सच में टाइम टेकिंग लेते हैं, जैसे वेक्टर हो गया। वेक्टर आप पहली बार पढ़ते हो, सही बात तो यह है वेक्टर को पढ़ने का जो सही जगह होता है वो होता है 12th क्लास की मैथमेटिक्स में। आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, वेक्टर, 3D, प्लेन, ये सब अब पढ़ते हैं। अब तुझे यहां पर 11th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर की आवश्यकता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है। तो इसमें तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अगर तुझे प्रॉब्लम आ रही है, पैनिक मत होना, डिमोटिवेट मत होना। अब जो साली सबके साथ दिक्कत है तो हमारे साथ भी है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। तो सर इसका समाधान क्या है? मैंने कहा देख, इसका समाधान ये है, उतना ही पढ़ो जितना आवश्यक है। अब मैंने ऐसे देखा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में जब मैं हुआ करता था, बच्चे मुझसे डाउट पूछने आया करते थे, तो वेक्टर के बड़े हाई फाई लेवल के सवाल वो सॉल्व कर रहे हैं, 11th क्लास का बच्चा। अब वो सवाल उससे बन नहीं रहा, बेवजह वो रो रहा है, कह रहा है मुझे सवाल नहीं बनना। अरे भाई, जब तू 12th क्लास में वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जब अच्छे लेवल की पढ़ लेगा ना, यहां एक 12th क्लास का बच्चा जो मेरी बात सुन रहा है ना, वो मेरी भावनाओं को समझ रहा होगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही कह रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करेंगे हां सर आप सही कह रहे हो, कि सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, मैक्सिमा, मिनिमा, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, ये चीजें आप 12th क्लास में बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ोगे। यहां पे तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमको फिजिक्स में आवश्यक है। समझ मेरी बात को, हमको वेक्टर में पीएचडी हासिल नहीं करनी है, हमको बेसिक मैथ्स में पीएचडी हासिल नहीं करनी है, हमको ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है। हमें यहां पर इतना सीखना है जितना हमें फिजिक्स में आवश्यक है। एंड आई होप आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका वर्क पावर एनर्जी समाप्त होने वाला होगा, या जिनका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समाप्त होने वाला होगा। तो जो हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हुई है, रियल फिजिक्स, जो कि काइनेमेटिक्स के बाद स्टार्ट होती है, तो खुद चेक करके देख ले उसमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, कितने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, कितने बड़े बड़े इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, कितने वेक्टर की जरूरत पड़ती है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल की आवश्यक पड़ती है। तो इन चैप्टर में आप अननेसेसरी ना तो पैनिक हो, ना डिमोटिवेटेड रहे, और बिल्कुल मस्त रहे। जितना तुम्हें आता है उतना ही मस्त रहे। बोले ठीक है सर, हमको बेसिक पता है सर, हमको पता है 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हमको पता है सर 1 वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेंगे, हमको पता है 1 वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ कितना आता है। बस इतना बेसिक पढ़ो, बाकी अपनी सारी चीजें मस्त रखो, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद फिर एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर फेस करनी पड़ती है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक, कि सर कैलकुलेशन कैसे सुधारें। तो बेटा ये इसके तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा कैसे अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करें। लेकिन अगर इसकी वजह से आपके सवाल नहीं बन रहे तो ये आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में आप मस्त रहें, मोटिवेटेड रहें कि हां सर कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारने के
के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त है जो कि हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, क्योंकि जेईई एडवांस अभी थोड़ी ना देना है, बाद में देना है। नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ी सी मैंने काफी बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम फेस की है। कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में अभी अभी आए होते हैं, तो उनको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी आपकी। ऐसे नहीं है कि मैं आज कुछ करा दूं तो एकदम सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये आपकी सॉल्व तभी होगी जब आप खुद से खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन लगा, खुद से लगा, मास्टर से मत कर। अगर तू कहेगा ना मास्टर सवाल लिख लिख के पढ़वा दे, मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे सॉल्व नहीं होगी, तेरे को खुद करना पड़ेगा। अब इसके लिए चाहे तो तू एक काम कर, जो भी हमारे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं या फिर जो भी एचसीबी की सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उनके पास केवल क्वेश्चन की रीडिंग दे। उसके लिए मैं तेरे को बता रहा हूं क्या कर, तू केवल क्वेश्चन की रीडिंग ले, रीडिंग ले, रीडिंग ले, रीडिंग ले। सवाल को जैसे जैसे तू पढ़ता चला जाएगा, वैसे 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 धीरे 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 तेरा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉल्व होती चली जाएगी। और ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो ऑब्जेक्ट, एचसीबी के जो ऑब्जेक्टिव 1 होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चन, उनको पढ़ें और सोचें। वहां से तो ये थोड़ी सी तेरी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बेटा वो तेरी सॉल्व होगी। और ये एक दो दिन में नहीं होगी, इसको जाने में 3 4 5 6 महीने लगेंगे। और स्पेशली वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, उनको तो भाई साहब ये प्रॉब्लम ज्यादा देर तक फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जेईई एडवांस अभी थोड़ी ना देना है, जेईई एडवांस तो बहुत बाद में। और जेईई एडवांस अगर बहुत बाद में, अभी तो तेरे लिए मुझे लग रहा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर तू मेहनत करेगा तो। तब तक नहीं, उससे पहले ही हो जाएगी। विद इन 5-6 महीने के अंदर धीरे धीरे तुझे चीज फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ सर, अब हम जो है क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन वो गिवन कर रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद एक बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने यहां पर फेस की है कि आपका डेली प्रैक्टिस सेशन वो वेरी करेगा। मतलब सपोज मैंने आज तेरे को 10 सवाल दे दिए, तो हो सकता है आज तू 10 में से 8 कर ले, हो सकता है कल तो 10 में से 9 कर ले, हो सकता है परसों तो 10 में से 5 कर पाए, हो सकता है 10 में से 2 कर पाए। क्योंकि हमारे सामने ऐसा मटेरियल है जिसमें आसान सवाल भी है, मुश्किल भी है, एवरेज भी है, टफ भी है। तो जो प्रैक्टिस सेशन तू ले रहा है, जो डीपीपी तू सॉल्व कर रहा है, जो होमवर्क तू सॉल्व कर रहा है, उसमें ये बोल नहीं सकते कि उस गिवन जो क्वेश्चंस तुझे दिए गए हैं वो कितने आसान है, कितने टफ है। तो ये वेरी करता रहता है, इसलिए पैनिक बिल्कुल ना हो। अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली 10-15 दिनों तक लगातार 10% ही सवाल बनने, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर तेरे को लग रहा है कि सर आज तो मुझसे 8 सवाल बन गए, ठीक है 10 में से, सर आज तो मुझसे 7 बन गए, सर आज तो मुझसे 3 ही बने, तो इस केस में पैनिक नहीं होना है बेटा। ये मैं समझना कि सर कल तो मुझसे 10 में से 8 बने थे और आज मुझसे 3 बने, तो इसका मतलब आज मैं खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए हैं, तो उसमें से 10 में से तूने 3 बना दिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो बचे हुए 7 है उससे सीखने की कोशिश कर, क्या कमी रह गई है, क्या उससे सीखा जा सकता है, कौन सा कंसेप्ट तेरा वीक रह गया जिसकी वजह से वो तेरे 7 सवाल नहीं बने हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं फिर से बोल देता हूं, किसी दिन 8 बने बहुत अच्छी बात है, 7 बने बहुत अच्छी बात है, किसी दिन 8 7 और फिर 3 बने, यह भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ बेटा ऐसे तो चलता ही रहता है, कभी बहुत सारे सवाल बनेंगे, कभी सवाल नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो वो पैनिक ना हो बेटा, बढ़िया जा रहा है तो तेरे लिए गीली वाली पप्पी, तू ऐसे ही पढ़ता रहे और ऐसे बढ़िया तरीके से तू चलता रहे। बहुत बारी बात, ऐसे ही चलता रहे, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है तो यकीन मान, अगर ऐसे ही चलता जाएगा तो जैसे तू जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पेपर देगा आएगा, धांसू रिजल्ट तेरा निकल के आएगा। ऐसे बच्चे भी नीचे जरूर कमेंट करेंगे सर हमारे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अब हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इन दैट केस हम आज के बाद कभी भी इस प्रकार से डीमोटिवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अगला, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बेटा, नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी है कि कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, जो कि टाइम खाते हैं। जैसे रोटेशन हो गया, रोटेशन तक आप पहुंचे नहीं हो, जब आप पहुंचोगे तब आपको रियलाइज होगा कि वहां पर रोटेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ जो है आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम हमको लगता है। वहां पे मैथ्स भी आती है, वहां पर पूरी फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, वहां पर बर्नौली थ्योरम भी लग जाती है, वहां पर काइनेमेटिक्स भी आ जाती है, न्यूटन ऑफ मोशन भी आ जाता है, फ्रिक्शन भी आ जाता है, सब कुछ आता है। तो वहां बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कुछ समझने में। इसमें तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है। तो इन दैट केस आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो आपके सर आपको बोले, क्योंकि आई थिंक 11वीं क्लास में अभी भी कहीं पर रोटेशन तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसके बारे में मुझे बोलना अभी तक बिल्कुल नहीं है। मैं बस यही बोलूंगा, आप जहां पढ़ रहे हैं, जिन सर से पढ़ रहे हैं, आप अपने सर की बातों पर ब्लाइंडली भरोसा करके उस वक्त जो सर बोले आप वो चीज फॉलो करते चले जाना। उसके बाद ये प्रॉब्लम के बाद अब आइए कुछ चीजें जो मैंने पर्सनली नोटिस की है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बच्चों को डाइवर्ट कर देती है पढ़ने से। जैसे कि सबसे पहले few topics are really time taking to digest। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल वेक्टर कर लिया। अब एक वेक्टर चैप्टर है, 11वीं क्लास का बच्चा है बेचारा, 10th क्लास से पास हो गया है। अब उसने वेक्टर को 10 दिन उसको पढ़ना चाहिए वेक्टर को, परंतु उसने क्या किया, उसने वो 10 दिन की चीजें को 3 दिन में पढ़ ली खत्म, और 3 दिन में पढ़ के अब वो कह रहा है कि मुझसे सवाल नहीं बनने। तो भाई ये बात तो भैया तुझसे क्या सवाल, मुझसे ना बनेंगे। अगर मैं तेरी जगह आ जाऊं, मैं जब 10th क्लास के बाद जब मैं 11वीं क्लास में गया था, अगर उस सलीम सर को आप 3 दिन में वेक्टर समझा दो और कह
तो सारे सवाल कर लो तो भैया उनसे भी नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसमें तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं बने को देख के पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ये नहीं करना है यार, गिव अप नहीं करना है। ये नहीं कि सवाल नहीं बनने मैं नहीं पढ़ रहा, टिका रहना है बेटा, टिके रहना है। कुछ चैप्टर्स ही ऐसे आते हैं, कुछ आर्टिकल्स ही ऐसे आते हैं जिनको समझने में, डाइजेस्ट करने में वक्त चाहिए होता है। वहां पे चाहिए पेशेंस, पेशेंस बना के रखना है बेटा और टिके रहना है। 10 में से 4 सवाल बने, 10 में से 6 सवाल बने, दोनों में खुश रहो, मोटिवेटेड रहो। जो सवाल नहीं बने उन सवालों से सीखने की कोशिश करें और लाइफ में और चैप्टर्स में और फिजिक्स में आगे बढ़ते रहें। दूसरा जो मैंने एक और बहुत, ये मेरी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है जो मैंने यहां पे फेस किया कि सर यहां पर कुछ एग्जामिनेशन में जो आप लोग टेस्ट पेपर देते हो उसके रिजल्ट के बेसिस पे मैंने देखा काफी बच्चे गिव अप कर देते हैं। जैसे एक बच्चा आया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं 2-3 साल पहले का। ठीक, एक बच्चा आया, उसने सोचा कि सर मैं तो फोड़ूंगा, मैं तो शानदार रैंक लेके आऊंगा, 100 के अंदर रैंक लाऊंगा, ये है वो है। और उसने जो है, जो पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन में, उसके मार्क्स उसमें कम आए। जैसे ही उसके मार्क्स उसमें कम आए, वो भाई साहब बिल्कुल एक तरीके से पैनिक हो गया। ठीक, उसके बाद वेक्टर आया, वेक्टर में भी उसको थोड़ा सा उन्हें हाई फाई लेवल के सवाल लगाने शुरू कर दिए मैथमेटिक्स वाले, और वो उससे नहीं हुए। अब वो भाई साहब डिमोटिवेटेड हो गया और उसने पढ़ना बंद कर दिया। भाई ऐसा नहीं करना। देख, ठीक, इस क्लास में पढ़ने वाला, इस ये वीडियो सुनने वाला हर एक बच्चा जानता है कि यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर स्टार्टिंग में हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है। मेरे बैच के बच्चे तो थोड़े मस्त थे, वो तो हर चीज का जवाब कद्दू देके प्यार से निकल गए वहां से। ठीक है, लेकिन कायदे में यूनिट एंड डायमेंशन में पूरी फिजिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है। अबे तो पहली बार में ही तो कभी इंपल्स सुनेगा, कभी मोमेंटम सुनेगा, कभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सुनेगा, कभी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी सुनेगा, कभी मैग्नेटिक परमिटिविटी। इतने सारे नाम अगर तू एक ही चैप्टर में सुनेगा तो तेरा पैनिक होना लाजमी है। इसका मतलब यह पैनिक नहीं होना है बेटा। ये चैप्टर को तू बाद में भी कर लेगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट ये बाद में भी कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस तू गिव अप मत कर। मैं तुझसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट गिव अप। ये चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है, बाद में भी करेगा, धांसू तरीके से बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन गिव अप नहीं करना तेरे को। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट। कभी कभी कुछ बच्चे इंपेशेंस हो जाते हैं, वो चाहते हैं भैया कि तुरंत हमको सारा फल अभी मिल जाए। मैंने 4 दिन पढ़ा है तो रिजल्ट में, एग्जामिनेशन में बढ़िया रिजल्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जेईई एडवांस अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो टिल द लास्ट आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले आप सिंपल सवाल करें, सिंपल सवाल के बाद फिर थोड़े से एवरेज क्वेश्चंस करें, और एवरेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब धांसू तरीके से, तो इन क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर ले, तभी आप इस पे जाएं। अगर आप डायरेक्टली टफ क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है अननेसेसरी डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ऐसे केस में आपके पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए, पहले सिंपल लेवल के सवाल होने चाहिए, फिर मीडियम लेवल के सवाल होने चाहिए। अगर तूने इतना कर लिया ना तो यकीन मान तेरे जेईई मेंस के 90% क्वेश्चन तेरे इसी में आ जाएंगे, और जेईई एडवांस के 40 to 50% क्वेश्चन तेरे यहीं पर ही तुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। और तुझे इतना ही करना है। देख, यही चीज है जो तेरा सिलेक्शन कराएगी। ये तो रैंक के लिए है, रैंक की बातें बाद में करेंगे, पहले सिलेक्शन की लाइन तक पहुंचो। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीजें यहां पर जो है लिखी है, थोड़ा सा मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम और लूंगा। क्या कि इन बातों का विशेष ध्यान दे। अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पहले से ज्यादा बेटर बनना स्टार्ट होंगे। जैसे कि सबसे पहले मस्त रहे, पॉजिटिव रहे और मजा ले फिजिक्स का। इसको एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्डन की तरीके से ना ले, मैं तो बोलूंगा इसको एज ए योर जीएफ की तरीके से ले। आई होप तो समझ गया होगा। मजा ले इसके साथ, खेलें इसके साथ, सवालों के साथ खेलो। ठीक, फील करो फिजिक्स को। फिजिक्स फील करने की चीज है बेटा, फील करो इस चीज को। और उसके साथ थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूव करो, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको अभी जेईई एडवांस, जेईई मेंस नहीं देना है। यू हैव इनफ टाइम, कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम है। कोई प्रॉब्लम है तो मिलजुल के हम खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक, बस तुम पढ़ते रहो, गिव अप नहीं करना है बेटा। उसके बाद पेशेंस रखना है। पेशेंस इज द सक्सेस ऑफ कीज। हमेशा याद रखना भैया, पेशेंस बहुत जरूरी है। ये मस्ट कंडीशन है। कोई सवाल नहीं बने, कम बने, टेस्ट में कभी कम मार्क्स आए, कभी ज्यादा मार्क्स आए, इसके बारे में पेशेंस बना के रखना है। और हां, टेस्ट में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, इसके बारे में हम फ्यूचर में कोई वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से आपको जो है टेस्ट के बारे में, टेस्ट के मार्क्स आपको इंप्रूव करने। लेकिन अभी के लिए अगर किसी दिन किसी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, गिव अप ना करें, बिल्कुल टिके रहें। नेक्स्ट, उसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी से दूर रहें, क्योंकि वो थ्योरी बिल्कुल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी एक बार में समझ में आएगी नहीं। एनसीईआरटी थ्योरी को एक तरफ पटक दे। उसके बाद जो सर आपको पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बैच के बच्चे, कोई दूसरे सर पढ़ाए तो दूसरे बैच के बच्चे, तो वो सारे बच्चे जो हैं, वो सारे बच्चे अपने अपने सर को फॉलो करें। और अपने अपने सर को अगर आप फॉलो करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। उसके बाद
जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं कम से कम 2 से 3 बार बेटा सॉल्व करें, क्योंकि क्लास नोट्स में जो सवाल कराए जाते हैं ना, टीचर बहुत सोच समझ के उन सवालों को क्लास में करवाता है। किताब अलग चीज होती है, क्लास में जो क्वेश्चन करा दिए ना टीचर ने, वो बहुत सोच समझ के कराए जाते हैं, तो वो आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करो। मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के टाइम पर, अपने बारे में तो बोल ही रहा हूं लेकिन बाकी सब लोगों के बारे में बोल देता हूं, कि आज के टाइम पर क्लास में कराए हुए सवाल बेटा तूने अगर कर लिए ना, तो 80% क्वेश्चन जेईई मेंस का तुझे वहीं से देखने के लिए मिल जाएगा, 70% क्वेश्चन, और जेईई एडवांस का भी काफी मटेरियल तुझे वहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए ब्लाइंडली फॉलो योर क्लास नोट्स। उसके बाद सॉल्व ईच क्वेश्चन टिल द लास्ट। ये मैंने काफी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम देखी है कि बच्चा क्या करता है, हाँ इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हो जाएगा, ऐसे सोचता है वो। तो जरूरी नहीं है कि भाई साहब ऐसे कर दो तो हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा ना, ये रहा पेन, ये रही कॉपी, लिख के दिखा कैसे करेगा। लिख के दिखा, फॉर्मूला बता कैसे लिखेगा, वैल्यू पुट कर, तब मानूंगा मैं कैसे करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जो है राइट द डाटा ऑन द क्वेश्चन पर टिल द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। काफी चीजें ऐसी भी होती हैं बेटा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता साला सॉल्व कैसे होगा, तो उसका 1 2 3 की है, चाहे तो तू नोट कर ले। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लो, ठीक, लिखेगा तो दिखेगा। अगर तू जो चीज लिखी है ना, वो अगर तू लिख लेगा ना, जो गिवन है लिख लेगा तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, उससे रिलेटेड अगर तेरे सामने कोई फॉर्मूला तेरे को याद हो तो वो फॉर्मूला भी लिख ले। जैसे ही तू वो फॉर्मूला लिख लेगा तो तेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा, तू वो फॉर्मूला भी लिख लेगा ना, तो फॉर्मूला देख के तू याद आने लगेगा, यार इस फॉर्मूले में ना इस चीज की आवश्यकता है। फिर सवाल की तरफ देखेगा, हाँ ये गिवन है, ये गिवन है, तो इस प्रकार से भी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन हो जो डाटा गिवन हो उसको देख के लिख लो, पहली बात। दूसरा, जो भी डाटा गिवन है वो लिख ले, और दूसरी बात, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला तेरे को याद हो वो फॉर्मूला आप वहां पर लिख लो। अगर आप वो देखोगे तो आपके अंदर काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। और तीसरा, कुछ चैप्टर में जितना जरूरी है उतना ही पढ़ें, जैसे कि वेक्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। ये नहीं 3 4 महीने तक आप यही पढ़ रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशन 2 महीने 1.5 महीने पढ़ रहे हो, बेसिक मैथ्स 2 महीने तक, ऐसा काम ना करें। आपके सर जो आपको बोले, जितना टाइम जितना वेटेज बताएं उतना वेटेज ही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद आई थिंक ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है। अब क्योंकि आप लोगों की मैकेनिक्स सब जगह चल रही होगी, तो मेरा सजेशन अब यही रहेगा, मैं बस इसी वीडियो को समाप्त करने पे आगे बढ़ता हूं, कि मैकेनिक्स में कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। ये नहीं कि तूने सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर छोड़ दिया और सीधा चौथे पे चला गया। भाई पहले सर्कुलर मोशन का दूसरा लेक्चर पूरा कर, उसके बाद अब मैकेनिक्स एक चेन है बेटा, जो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है या एनएलएम से स्टार्ट होती है, रोटेशन पे जाके खत्म होती है। इसके बीच में अगर तेरे कोई लेक्चर छूट जाए तो वो लेक्चर को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ये नहीं कि सर मुझे तो सर्कुलर मोशन आता नहीं है, क्या मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ लूं क्या? मुझे तो सेंटर मास आता नहीं है, तो क्या मैं रोटेशन पढ़ लूं क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं है। पहले सेंटर मास पढ़ो और फिर उसके बाद जो है आप रोटेशन की तरफ जाओ। मैं 2-3 मिनट में कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ ले। जैसे कि छोटा सवाल मैंने लिया है, सवाल में उसने बोल दिया भाई साहब ये बता दो कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल एट ए प्लैनेट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम ऑफ कह रहा बाय टाइमिंग ऑफ द फॉल ऑफ ए स्टील बॉल फोटो इलेक्ट्रिकली। मतलब क्वेश्चन वाला डरा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फोटो इलेक्ट्रिकली हो रहा है, एक स्टील की बॉल को गिरा दिया गया है किसी प्लैनेट पे और प्लैनेट का जो है हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना है। इस तरीके से वो डरा रहा है। डरना नहीं है, सीधा आगे बढ़। उसने बोला बॉल पासेस द बी एंड सी एट टाइम T1 एंड T2। अच्छा, वो कहना चाह रहा है भैया जब बॉल यहां पहुंची तो यहां पे टाइम हो गया था T1 और जब यहां पहुंची तो यहां पे टाइम हो गया था T2। अब उसने बोला एक्सेलरेशन बता दे कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए थे जो मुझसे यहां से कट हो गए। अब कैसे करें सवाल को? तो मैंने क्या बोला, जो गिवन है वो लिख ले। तो लिख ले यहां पर भाई पॉइंट ऑफ रिलीज, यहां से रिलीज किया है तो U बराबर 0 हो गया। अच्छा, जो गिवन है वो लिख ले और जो ना गिवन है जरूरत पड़ रही है तो वो मान ले। मतलब भैया ये नहीं पता ये वाली डिस्टेंस कितनी है तो मान ले भाई ये वाली डिस्टेंस भाई है थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर। सर अगर आपने यहां से ड्रॉप किया है तो जैसी पार्टिकल को ड्रॉप करोगे पार्टिकल पहुंचा यहां पर, यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? T1। अब तू सोच, ये टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस मैंने मान ली है। कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें तीनों चीज आए? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठोक दे साले को, यहां पर सीधा लिखेगा सर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ले भाई साहब हाफ AT स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट उसने बोला जब यहां पहुंचा तो टाइम T2 लगा। अच्छा, तो सीधा यहां से यहां फिर लगाते सर S बराबर, अब S कितना हो गया सर? ये Y और ये H, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी Y प्लस H। S बराबर UT प्लस हाफ AT2 स्क्वायर।
खत्म सवाल। जैसे ही तू 4 ऑप्शन देखेगा, इसको डिवाइड मारे, इसको इससे घटाएगा, y वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, a के लाइन में तेरा a निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना होता है। मैं और भी क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने इसी प्रोफाइल का ये है, मैं यहां पे बता देता हूं। सवाल में ये कहना चाह रहा है कि किसी हाइट पर नीचे पत्थर को फेंका, उसकी वेलोसिटी v1 थी, और जब वो नीचे h नीचे हाइट पूछा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। वो कह रहा है चारों ऑप्शन में बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तू बोलेगा अरे सर कुछ भी नहीं। सर एक बार बताओ, इस गिवन डाटा से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि सर फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एच पता है। दैट मींस नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन देख भाई, ऑप्शन में तो हर जगह पे टाइम 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 टाइम, सब जगह टाइम 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 खेल रहा है। तो टाइम को कैसे लेके आऊं? बोले एक इक्वेशन और बना ले टाइम वाली। क्या? बोले सर v बराबर u प्लस at। हो गया सवाल, हो गया सवाल। जैसे तू देखेगा यहां पे तुझे एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ये गलत हो गया, v2 माइनस v1 बराबर gt। अब ठीक है सर, अब ये पता नहीं चल रहा कि सर ये ऑप्शन सही है या गलत है। v1 प्लस v2 इंटू टी बराबर 2h। इसके लिए क्या करूं मैं? बनकर सोच, तुझे ऐसी मैथमेटिक्स के बारे में सोचना है, ऐसी क्वेश्चन के बारे में सोचना है जिसमें h भी आ जाए और t भी आ जाए। तो आई थिंक तुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना है, h भी आ जाए, मतलब इस इक्वेशन को छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, और t भी आ जाए, मतलब यहां की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। दैट मींस अगर तू इसको इधर लेके चला है, ये निकल आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2gh। अब शायद तुझे दिख जाए कैसे, और सर b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, इसका मतलब सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, और a माइनस b वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं मैथमेटिक्स का, ये निकल आ जाएगा 2g। खत्म से gt वैल्यू जैसे ही तू यहां पर वैल्यू पुट करेगा, एकदम से तेरा आंसर मैच कर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, वहां से काफी तेरे सवाल बन जाते हैं। मैं जैसे कुछ और ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे एक छोटा सा सवाल है ये वाला, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं तो समझाने के लिए। उसने बोला एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस तरीके से कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। मतलब वो कहना चाह रहा है सर at बराबर ac है। जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है वो समझ गए होंगे इस चीज को कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों सेम है। अब उसने पूछ लिया कि सर ये बता दो कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल बता दो, t बराबर इतने पे कितने होगी। अब तू सोच रहा है कैसे करे कैसे करे। तो भाई बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले पे बिल्कुल फंडामेंटली अच्छे से तेरे को याद रखने सारी चीजें। जिन बच्चों ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है वो जानते हैं कि सर टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो भाई लिख ले तू, जब तक तू लिखेगा नहीं तब तक सवाल नहीं बनेगा। लिख ले क्या at बराबर क्या होता है? सर at बराबर होता है सर dv बाई dt। स्पीड को डिफरेंशिएट करते तो at आता है। सर ac क्या होता है? भैया ac होता है सर v स्क्वायर बाई r। हाँ लिख लिया। अब सर अब देखना स्टार्ट हो गया, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, db बाई वी स्क्वायर बराबर dt बाई r। अरे भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तेरा सवाल बन गया t बराबर 0 पर उसने बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v नॉट। भैया v नॉट पुट कर दे, किसी t टाइम अगर ये t नॉट है तो t नॉट पे तुझसे पूछा जा रहा है v कितना होगा। इंटीग्रेट कर, खत्म कर। क्लियर है? सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी थोड़ी सी ज्यादा बन गई, लेकिन आई होप तुझे चीज समझ में आई होगी किस प्रकार जो है इस टाइप के क्वेश्चन हमको डील करने पड़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, जो डाटा गिवन है वो लिख ले, और जो गिवन नहीं है वो मान ले, इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। जो फॉर्मूला जानते हो वो फॉर्मूला एक बार लिख लो तो आपका दिमाग और अच्छे से चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और माध्यम से, तब तक जुड़े रहिए, टिके रहिए। कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये नीचे जरूर बताइएगा। कुछ हेल्प मिली हो ये भी बताइएगा, कुछ और आपको आवश्यक हो अलग अलग प्रकार की वीडियो के लिए आपको लग रहा हो सर इस चीज की प्रॉब्लम भी आती है हमको, तो जरूर बताइएगा। आपके लिए हम पीडब्ल्यू सिस्टम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस ऐसे बेटा मेहनत करते रहिए। टेक केयर। और हाँ बेटा, नीचे जरूर इस बात को लेके प्रॉमिस करें कि यस सर हम प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। जैसा जैसा आपने बोला है वैसा वैसा ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे। यकीन कर, डेफिनेटली 2-3 महीने के अंदर तुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। टेक केयर।